नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी एक मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और इस वक्त हमारे साथ हैं खास मेहमान दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और दिल्ली स्टेट अकाली दल के अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके साहब। बहुत नाम है इनका। रोम में जो विवाद हुआ था पगड़ी पहनने को लेकर, जो राइट था इनका, उसको लेकर जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो विदेशों में भी इनकी पहचान बनी और साथ ही साथ हिंदुस्तान में तो बनी ही। और उसके बाद में दिल्ली में जिस तरीके से अकाली दल ने पैर पसारे उसमें भी इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है। मंजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे हमसे बात करने के लिए। कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आपकी शख्सियत जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। आप दिल्ली में भी सक्रिय रहते हैं, पंजाब में भी सक्रिय रहते हैं, धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं और साथ ही साथ एसजीपीसी के जो भी काम है उनमें भी सक्रिय रहते हैं। शुरुआत हम ये कर लेते हैं आपकी, जो नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, ख़ासतौर से उपचुनाव जो पंजाब में हो रहे हैं, क्या स्थिति है पंजाब में इस वक्त उपचुनावों में, और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है कितना सोचते हैं कितना खरा उतर पाएंगे? मैं समझता हूं कि हर एक इलेक्शन को इलेक्शन के तरह ही लेना चाहिए और कभी किसी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो नतीजे रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, उसने एक नई सोच के लिए मजबूर किया है अकाली दल को कि कहीं ना कहीं अकाली दल जो है वो शायद लोगों तक वो मैसेज नहीं दे सका जो उसको देना चाहिए था। पंजाब में लोगों ने अकाली दल को के ख़िलाफ़ काफ़ी वोट डाली उस इलेक्शन में और उसका मेरी भी ड्यूटी अमृतसर में थी। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारा जिस तरीके का लिंक लोगों के साथ होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। उसका कारण है कि हमारे को उसमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाया जो हमें मिलना चाहिए था। कारण क्या है? कारण कई हो सकते हैं कि हमारे जो लीडरशिप थी जो नीचे लेवल पे, वो लोगों के साथ वो कांटेक्ट नहीं बना सकी। और बड़ी बात ये थी, मैं हैरान ये इस बात पे हो रहा था कि जो काम अच्छे के किए हैं उनका कहीं जिक्र नहीं, वो भी उनका जिक्र नहीं, और जो हमने नहीं किए वो हमारे सर पे थोपे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों को जवाब देने तक भी नहीं पहुँचे कि ये हमारे ऊपर अगर इल्ज़ाम लग रहे हैं ये सही हैं कि गलत हैं। उसकी दिक्कत हमको एक और भी वजह समझ में आती है। ऐसा नहीं लगता कि आपको कि आपस में ही फूट पड़ रही है, आपस में ही चीज़ें खराब हो रही, कुछ ऐसा लगता है आपको? देखिए, बादल साहब का कद बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने कहा ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की मैंने। फूट पड़ने की बात ऐसे नहीं, मैं कहूँगा कोई फूट वाली बात नहीं है। आज भी जो हाई कमांड फैसला लेती है, कोर कमेटी फैसला लेती है, सारा अकाली दल उसको मानता है। और शायद जो बाकी पार्टियां उनके अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे सामने निकल के आते हैं, अकाली दल में ऐसा मसला नहीं है। बात यह है कि मैं समझता हूं कि जो लोगों तक पहुंचना चाहिए था, एक जीत के बाद जब दूसरी जीत आई, उसके बाद एसजीपीसी जीते, उसके बाद दिल्ली कमेटी जीते, कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो गए कि शायद हमारी जीत हर जगह निश्चित है। वहाँ पे हमारे से कोई ना कोई गलती हुई है जिसको दुरुस्त करने में अब लगा हुआ है। लेकिन दिल्ली में तो हम तारीफ करेंगे इस बात की, क्योंकि दिल्ली में जो पहली बार एक तरीके से आपकी एंट्री हुई है, दिल्ली असेंबली में जो आपके 3 कैंडिडेट जीते हैं, पहली बार एंट्री हुई है। पिछली बार लगातार आपको बीजेपी सीटें दे रही थी लेकिन आप हार रहे थे। इन सब के बीच में जबकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, कम से कम दिल्ली के राजनीति में बहुत प्रभाव बढ़ा और कांग्रेस आपके अपोजिशन में थी, ऐसे में आपने वहाँ पे निकाली, तो वो जो फैक्टर है, वहाँ पे जो जीत आपने दर्ज की, वो आगे थोड़ा सा कहीं कुछ कामयाब नहीं हो पाई। ऐसा है कि दिल्ली के अंदर इतिहास में पहली दफ़ा 20 साल से अकाली दल लड़ रहा था, बिल्कुल वही मैंने कहा, नहीं जीत पाए। अब जीते हैं 3 सीटें और आपके रहते हुए जीते आम आदमी पार्टी के। और ऐसी सीटें जीते जो 20 साल 25 साल से बीजेपी भी नहीं जीत सकी, कांग्रेस के पास में थी। हाँ, कांग्रेस के जी पास थी। और मैं समझता हूँ कि एक तो बादल साहब की जो सोच और प्लानिंग थी, और जो दिल्ली में नए समीकरण बने उसकी वजह से, और मंजीत सिंह जीके की भूमिका, मंजीत सिंह जीके एक पार्टी का पार्ट है, तो मंजीत सिंह जीके इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, पार्टी मैटर करती है। और कोई भी इंसान पार्टी से ऊपर निकल के नहीं सोच सकता, तो समझे वो डाउनफॉल की तरफ गया। तो इसलिए जो फैसले पार्टी ने लिए बिल्कुल ठीक लिए। मेरे को जिम्मेवारी दी एज ए प्रेसिडेंट, उसको मैंने ठीक से निभाया। खाली यही नहीं, कॉरपोरेशन की सीटें हमारे को 7 दी, 7 में से 5 जीते आप। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में जो कहते थे कि सरना पूरा साहब का वर्चस्व राज आपका हो गया, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता,
और वो ख़त्म हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के साथ जुड़े थे, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने इतनी बड़ी गलतियाँ कर दी कि वो गलतियाँ अपनी उनके ऊपर बहुत भारी पड़ गई। लेकिन दिल्ली की राजनीति में आपको कई फ्रंट पे आपको जूझना पड़ रहा। दिल्ली केंद्र की राजनीति है, दिल्ली राज्य की भी राजनीति और दिल्ली नगर निगम पार्षद की भी राजनीति है, और दिल्ली वो भी राजनीति है जहां पे दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, दो धड़े अलग अलग काम कर रहे हैं, और राजनीति भी करनी है, सत्ता भी हासिल करनी है, धार्मिक कार्यों को देखना है। कई फ्रंटों पे आप दिल्ली में लड़ रहे हैं, कितना मुश्किल और कितना आसान? देखिए, हमें कोई मुश्किल नहीं है इस मामले में, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इंटरनेशनल सिटी है। 170 से ज़्यादा मुल्कों की यहाँ पे सिफारत खाने हैं, एम्बेसियाँ हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रियाँ यहाँ पे है। आप पंजाब के 4 बड़े शहरों के सिख इकट्ठे कर लीजिए, दिल्ली में उसमें उससे ज़्यादा सिख बसते हैं। दिल्ली का सिख हमेशा लड़ते रहे। मेरे पिता जथेदार संतोख सिंह का ज़माना था, जिस वक्त जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता, अकाली दल की रिप्रेजेंटेशन वो दिल्ली में करते थे। तो दिल्ली के सिख को पंजाब से बाहर बसते सिख का कोई इशू आ जाए, दुनिया में कहीं रहते हुए सिख का इशू आ जाए, तो सबसे पहले दिल्ली के सिख को उठना पड़ता है, उसको आवाज़ उठानी पड़ती है। और हर एक जैसे आपने बोला कि अगर इंटरनेशनल इशू है, अगर नेशनल इशू है, स्टेट इशू है, लोकल दिल्ली का इशू है, धार्मिक इशू है, सब इशू के ऊपर दिल्ली के सिखों को हमेशा जूझना पड़ता है, और दिल्ली के सिखों ने हमेशा कौम को सही रिप्रेजेंटेशन दी है। आप ये ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो तात्पर्य था वो कितना आसान है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि पॉलिटिक्स भी है। आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था, आपने वो सीटें जीती, एक तरफ वहाँ पर भी काम करना था, दूसरी तरफ जब एसजीपीसी की बात हम करते हैं तो आपने सरनागुट को बिल्कुल किनारे किया और आप खुद आए। इसको मैनेज करना, जो मेरा सवाल था, इसको मैनेज करना, इसकी प्लानिंग करना, ये मुझे लगता है कि अगर बादल साहब आपको डायरेक्शन देते हैं, वो ठीक है कि वो हाईकमान है, वो जो फैसला करते हैं, लेकिन उसमें मंजीत सिंह जीके की भूमिका, उनकी प्लानिंग, उनकी रणनीति, उनकी अपनी पॉलिटिक्स, उनकी अपनी सोच समझ, उनका अपना कौशल, वो भी तो होगा। ऐसा है कि 30-35 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं अपने पिता को देखता रहा हूँ, तो 50-55 साल से मेरा परिवार इन इश्यूज़ के ऊपर लड़ता रहा है, कामयाबी लेता रहा है, कई दफ़ा हार का मुंह भी देखना पड़ा, लेकिन ये सारी चीज़ों से निकल के एक तजुर्बा है। और दूसरी बात, लोगों के साथ जो कांटेक्ट है ग्रास रूट लेवल पे, वो सबसे अहम है। अगर वो नहीं है तो आप कितने बड़े कद्दावर लीडर हो, लोग उठा के बाहर फेंकते हैं, उसकी बात। और जो आपने बोला है कि बादल साहब की डायरेक्शन जो है हमारे को, ये तीनों चीज़ों का एक ऐसा मिश्रण बना कि इसने हमारे को हर फ्रंट पे जीत दी, एक आदमी भी नहीं, हर फ्रंट पे हम जीते हैं। और आपकी एक बात हमें अभी अच्छी लगी, आपने कहा कि हमें हार का सामना करना पड़ा, हमने गुमनामी की गहराइयों को कह लें, हार का सामना करना पड़े, कुछ भी कह लें, कोई भी शब्द हम दे लें, लेकिन वहाँ से आप उठ के खड़े हुए हैं। ये एक काबिल तारीफ़ बात है, क्योंकि जब सपने टूटते हैं या चीज़ें बिखरती हैं तो बहुत मुश्किल हो पाता है अपने आप को फिर से बटोर के खड़े हो पाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अभी भी आप जूझ रहे हो, जूझ इसलिए भी रहे हो कि चलिए ठीक है, आपने सिख मेमोरियल की बात की, गुरुद्वारा रकाबगंज में विरोध उसको लेकर भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। सिखों का जो 84 राइट, तो दुनिया जानती है किस तरीके से नरसंहार हुआ, किस तरीके से वहाँ प्लानिंग के तहत चीज़ें हुई, उसके लेकर फाइट कर रहे हो। आप बहुत दुखी रहे हो, दुखी इन द सेंस कि जब यूपीए सरकार रही, आपको इंसाफ अब तक नहीं मिला है, लड़ाई आपकी अब तक चल रही है, उम्मीद का दामन आप किस तरह से पकड़े हुए हैं, उम्मीद का सूरज आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बन चुके हैं, सत्ता बदल चुकी है, और आसमान में कहते हैं जो सूरज पहले चमक रहा था उसमें अब चमक अब ज्यादा आ गई है। अब आपको क्या उम्मीद दिखती है, और कैसे जो ये जो इश्यूज हैं इनको लेके आपकी लड़ाई कितनी आसान हुई है? ऐसा है कि पहला जो आपने सवाल किया कि हार का भी मुंह देखना पड़ता है, और जब आदमी गिरा हो, हारा हुआ हो, उस वक़्त अपने आप को इकट्ठा करके खड़ा होना, तो मैं समझता हूँ सिख को गुरु ने हमेशा पॉजिटिविटी की बात बोली है, चढ़ती कला की बात बोली है, कि अगर सामने मौत भी नज़र आ रही तो आपको हमेशा उसको गले लगाना, मुस्कुरा के, वो तब अगर आप अपने असूलों पे खड़े हैं। आपने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस ने जो हमारे साथ किया है कभी कोई देखने सुनने में भी नहीं मिलता। हमारे कातिल हमारे सामने घूम रहे हों, उनको मिनिस्ट्रियाँ दी गई हों, उनको गवर्नर बनाया जाए, उनको राज्यसभा दी जाए, और थानों में एफआईआर तक नोट ना हो, अगर वो कुछ कर जाए तो कत्ल भी कर जाए तो वो नहीं, अगर हमने अपना सेल्फ डिफेंस भी किया तो 307 के मुकदमे आह भी भर दी तो चर्चा हो गया, और उन्होंने कत्ल भी किया तो कोई जिक्र नहीं हुआ। और मतलब एनएसए तक हमारे पे लगाए गए हों,
हमारा हौसला तोड़ने के लिए, लेकिन ये 30-32 साल हम लड़े हैं। आज मोदी जी आए हैं, हमें बहुत आश्वासन है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी रुख बदल गया है, उनका लहजा बदल गया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो वही है, उनका लहजा बदल गया है। हमारे को जो दिक्कत ये आएगी कि 30 साल जो निकल गए, जो मुकदमे रजिस्टर नहीं हुए, जो लोग हमारे गवाह उसमें चले गए, सीबीआई ने जिस तरीके से गलत क्लोजर रिपोर्ट्स 2-2 दफ़ा सीबीआई ने सज्जन और टाइटलर के इशू में फाइल करी हैं, तो वो जो हमारे सबूत ख़त्म हुए हैं उनके ऊपर हमारे को बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत सबूत बचे हैं उनसे हम ये बड़ी मछलियों को ज़रूर सबक सिखा पाएंगे। सरकार अपनी है और सरकार से अब जैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि नांगलोई पुलिस स्टेशन में 1992 की FIR है 4 कत्लों की सज्जन कुमार के खिलाफ, चलान बन के वहाँ पे पड़ा है 1992 से। 90 दिन के अंदर कोर्ट में आना चाहिए, आज तक कोर्ट में नहीं आया। जाहिर सी बात है, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं क्या चल रहा है। सरकार आई है हमारी, हमें उम्मीद है कि हम वो करा पाएंगे। दिल्ली के अंदर जिस दिन दंगे हुए वो 3-4 दिन में कम से कम 15,000 FIR होनी चाहिए थी, 15,000, लेकिन 587 FIR हुई। 241 पुलिस ने अपने आप बंद कर दी, जो बाकी की रही है वो भी धूल के अंदर फाइलें गुम होगी, जैसे चलान बन के आज तक पेश नहीं हुआ। तो हमें उम्मीद है कि हम ये पुरानी जो केसेस हैं, जो हमने SIT की बात करी है, कर्मियों का ही खामियाजा भुगत रही है। कांग्रेस का फ्यूचर आपके जबान से, आपके अपने विजन से मैं समझता जो हूं हालत कि हुई है कांग्रेस की, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस, मैं अपने एंगल से कहूँ कि 84 के एंगल से हाँ बिल्कुल भुगत रही है, अभी भुगतेगी। देश का जो नुकसान किया कि उनका एजेंडा पर्सनल हो गया था, कहीं ना कहीं अहंकार में आ गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा काबिल प्राइम मिनिस्टर जिसको मिला हो, उसको अगर आपने चलने नहीं दिया, उसको भी डिक्टेशन आपने दी, आपने उसको भी फेल नहीं तो किया। इसमें थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप बिल्कुल पाक साफ मान रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उनकी ज़ात के ऊपर कोई आदमी क्वेश्चन नहीं उठा सकता। तो क्या वो रिजाइन नहीं मार सकते थे क्या? हाँ, ये कर सकते थे। मैंने वही कहा ना, अगर आपको बार बार समझौते करने पड़ रहे हैं, आपको अपने पद के खिलाफ आप ये उनको कर देना चाहिए था। ये उन्होंने गलती की, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन जो पहली यूपीए की जीत थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से थी। जब यूपीए फर्स्ट खत्म हुआ और सेकंड शुरू हुआ, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह थी। लेकिन दूसरे यूपी में आके उनको ज़रूर रिज़ाइन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आज ठीक है कि वो आउट ऑफ पावर चले गए, लेकिन आज भी उनकी ज़ात के ऊपर नहीं, हम सोनिया और राहुल की बात नहीं करते, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप बिल्कुल पाक साफ बता रहे हैं क्या? आप हम ऐसा माने क्या? हाँ बिल्कुल, हम इस बात से सहमत है। चाहे ऑपोजिशन में हम बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का किसी घोटाले में कोई लेन देन नहीं होगा। जो गलत हुआ वो उनकी हाईकमांड ने उनको चलने नहीं दिया। फिलहाल आपसे हम यहाँ पर ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि दिल्ली की राजनीति किस तरीके से करवट लेगी, आगे आने वाले दिनों में अकाली दल की दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ भूमिका होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में जब लौट कर आएंगे तो ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि SGPC और HSGPC के बीच में आखिरकार जो विवाद हैं वो क्यों हैं, पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है और दरअसल खेल कौन खेल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत हाजिर होते हैं KBC एक मुलाकात में। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।